अब देखिए क्या ये छात्रों के प्रदर्शन का ही असर है कि उत्तर प्रदेश में आजम खान की यूनिवर्सिटी जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलना था, 38 भवनों पर बुलडोजर चलना था। यहां बताया गया कि 38 भवन अवैध रूप से बनाए गए हैं, बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही थी। इस बीच छात्रों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। छात्र जौहर यूनिवर्सिटी के सड़कों पर बैठ गए, यहां भी आंदोलन करने लगे। लेकिन अब खबर यह आई कि जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर नहीं चलेगा, जिसके बाद छात्र जश्न मना रहे हैं। देखिए जौहर यूनिवर्सिटी के हक के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य भी सड़कों पर उतरे थे और जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर ना चले इसलिए वो भी प्रदर्शन कर रहे थे सड़कों पर। पुलिस प्रशासन से कोई लड़ाई नहीं है, पुलिस से टकराना हमारा धर्म नहीं है, हम सरकार से टकराते हैं। अब सवाल यह है कि आजम की यूनिवर्सिटी पर तो बुलडोजर चलना था, तो एक्शन टला क्यों? आपको वजह बताता हूं क्या वजह हो सकती है। पहली वजह क्या आंदोलन है। दिल्ली में छात्र आंदोलन से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। इस आंदोलन के बाद देश के युवाओं के हौसले बुलंद हैं। अगर यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक्शन लिया जाता तो यूपी और रामपुर में भी आंदोलन शुरू हो सकता था, जो चुनाव से कुछ ही महीने पहले परेशानी बन सकता था। 10 दिन छात्र धरने पर बैठे रहे, सपा नेता भी वहां गए थे। दूसरी वजह 3000 छात्र, यूनिवर्सिटी में करीब 3000 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के अंदर 16 डिपार्टमेंट, कई इंस्टीट्यूट भी हैं। यहां मेडिकल, इंजीनियरिंग, कानून और मैनेजमेंट के कोर्स हैं। दावा है कि इतने कोर्स के हजारों छात्रों की पढ़ाई का आखिर क्या होगा। आसपास ऐसे कॉलेज नहीं है जहां सभी छात्रों को शिफ्ट कर सके। शिफ्ट करना व्यवहारिक नहीं है, किया भी तो सुविधा नहीं मिलेगी। तीसरी वजह लोकल सपोर्ट। यूनिवर्सिटी का नाम मोहम्मद अली जौहर के नाम पर है और जो बड़े शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी, कवि और पत्रकार थे। ऐसे में स्थानीय स्तर पर यूनिवर्सिटी को लोगों का सपोर्ट है। आजम के कई विरोधी भी यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई नहीं चाहते। चौथी वजह यूजीसी का समर्थन। एक्सपर्ट कहते हैं यूजीसी इस मामले में यूनिवर्सिटी का ही साथ देगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के निर्माण के समय यूजीसी ने मान्यताएं दी थी। 2014 में यूजीसी की एक्सपर्ट कमेटी ने यूनिवर्सिटी की जांच की थी। उस वक्त अपनी रिपोर्ट में बताया था कि यहां फीस काफी कम है, यानी यह यूनिवर्सिटी व्यवसायिक फायदे के लिए नहीं चल रही है। पांचवी वजह कानूनी पेचीदगियां। 2006 में यूनिवर्सिटी निर्माण शुरू हुआ, तब विकास प्राधिकरण नहीं था। इसके बावजूद 38 भवनों के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया, जबकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव और दूसरे नेता। इन्होंने कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, और अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन भी गई है तो उसको भी हथौड़ा लेकर के तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। ये नफरत की राजनीति कहां लेकर के पहुंचा देगी। और जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से नफरत की राजनीति और दूसरे लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, उन्हें कहीं भी न्याय तक नहीं दिला पाई सरकार। समाजवादी पार्टी ने आजम खान जी को ठीक करने के लिए ना तो नक्शा पास किया, सरकार थी तो नक्शा पास कर देना चाहिए था, और जो जमीन सरकारी है उस पर सरकारी धन दे के बिल्डिंग बनवा दिया। आजम खान जी को फंसा दिया कि आगे फिर ये बहुत बोलेंगे तो इनको फंसाएंगे। इस नाते उस घटना के पूरे जिम्मेदार अखिलेश यादव जी हैं। इन्होंने आजम खान को फंसाने के लिए, जब सरकार थी तो आपने उस सरकारी जमीन को यूनिवर्सिटी के नाम क्यों नहीं चेंज किया? तो समाजवादी पार्टी के लोग और छात्रों का साथ लेकर के उस पर भी आंदोलन करना पड़ेगा तो आंदोलन करेंगे, और जवाहर यूनिवर्सिटी को अब बुलडोजर नहीं चलने दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन ने इस्तीफा दिलवाया। अब देश के अलग अलग जगह पर छात्रों के हौसले बुलंद हो गए। उस प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों के हौसले बुलंद है। चंडीगढ़ के
चंडीगढ़ में छात्र वीसी का इस्तीफा मांग रहे हैं, यूनिवर्सिटी गेट पहुंचे। इस्तीफा चाहिए। देश में विद्यार्थियों ने पेपर लीक में अगर एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा ले लिया तो ये वीसी की सेहत की मूली है। आज इसका इस्तीफा चाहिए, हमें अथॉरिटीज का इस्तीफा चाहिए, एसडीओ का इस्तीफा चाहिए। जो जहां परेशान है वो सिर्फ इस्तीफा ही मांग रहा है। एक और तस्वीर देखिए, जामनगर में एबीवीपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे पेपर लीक के खिलाफ। तो शहर शहर इस्तीफे मांगे जा रहे हैं। कोलकाता लिए चलता हूं। कोलकाता में एसएफआई प्रदर्शन कर रहा था, सड़कों पर उतरा हुआ था। तो सवाल यह, क्या किसी और प्रदर्शन की भी तैयारी हो रही है? सोशल मीडिया से कोई नया आंदोलन खड़ा करने की तैयारी है कि क्या निकल कर आ रहा है? E20 के खिलाफ क्या आंदोलन होने वाला? पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का मुद्दा खूब चर्चा में, जिस पर कॉकरोच पार्टी जैसी एक E20 जनता पार्टी बन गई है। विरोध के लिए E20 जनता पार्टी नाम का नया पेज बन गया है। इंस्टाग्राम पर इसके 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और हैंडल पर पोस्ट में कहा जनहित के मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। उधर सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला ने ऐलान किया कि 31 जुलाई को इंडिया गेट से संसद मार्ग तक गाड़ी मार्च करेंगे। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल भी रेस में कूद पड़े। केजरीवाल 1 अगस्त को दिल्ली में टाउन हॉल कार्यक्रम करेंगे, जहां उन्होंने लोगों से आने और ऑनलाइन जुड़ने की अपील की है। वहीं 4 अगस्त को एक बड़ा संसद मार्च का ऐलान भी किया है। यह दिल्ली की कई टैक्सी और ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने किया है। इसके अलावा एक और आंदोलन की सुगबुगाहट है, आरक्षण हटाओ आंदोलन। सोशल मीडिया पर आरक्षण हटाओ आंदोलन चल पड़ा है। इसके लिए रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन नाम से इंस्टा पेज बना है, जिसमें 2-3 दिन में 57 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक इसे वेदांश त्यागी नाम के एक यूजर ने बनाया है। वेदांश पोर्टफोलियो मैनेजर हैं और निवेश के तरीके बताते हैं। वो अब कॉकरोच पार्टी की तरह आरक्षण पर मुहिम चलाएंगे। दावा है सीजेपी जैसे जंतर मंतर पर प्रदर्शन की प्लानिंग है। सुनिए क्या कह रहे हैं सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास। पता नहीं ये पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है, ये जो कर रहे हैं नितिन गडकरी है या हरदीप पुरी है, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पावर सेंट्रलाइज हो रहा है। डिस्कशन नहीं हुआ एथेनॉल के, पहले डिस्कशन हुआ था क्या? नहीं हुआ था। अभी तक ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये डिबेट नहीं किया जाता है। एक तरह से सब कुछ थोप दिया जाता है लोगों पर। लोग अपना दिमाग नहीं लगा पा रहे, एमपीज नहीं लगा पा रहे। इससे क्या होगा? पॉलिसी घटिया बनेगा, फिर लोगों को सड़क पे उतरना पड़ेगा। तो आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, पाकिस्तान में कौन बन गया है जनरल डायर। पीओके में मुनीर का कत्लेआम चल रहा है। पीओके की तस्वीर देखिए जरा, लाशों के अंबार लग गए। इतनी गोली चलाई है पाकिस्तानी आर्मी ने कि लाशों के ढेर लगे। अगली तस्वीर देखिए जरा, यह है गोलीबारी के बाद देखिए भगदड़ मची है। बहुत से लोगों की मौत हुई है, जगह जगह आपको लाशें भी नजर आएंगी।
मीरपुर की तस्वीर देखिए, जहां सड़कों पर लाशें, गोली चलने के बाद तस्वीरें विचलित कर सकती, इसलिए हमने धुंधली की है। जरा भी डर खौफ नहीं है तको जी, इतने मीरपुर अंदर बंदे की सरेआम गोलियां मारी ना काफी, कोई बिल्कुल जरा भी डर खौफ नहीं है कितना है तको जी, इतने मीरपुर अंदर बंदे की सरेआम गोलियां मारी ना काफी। अब आपको दिखाऊं कि कैसे मीरपुर में 50 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। यानी हालात वहां बहुत गंभीर है। केवल चुनाव का बहिष्कार के नाम पर गोलियां चला दी असीम मुनीर ने। ये तस्वीरें देखिए जरा। अब देखिए कैसे प्रदर्शनकारियों का कत्लेआम कर रहे हैं असीम मुनीर। प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी हुई, मीरपुर में गोली चली, जहां प्रदर्शनकारियों पर पाक सेना ने खुलेआम गोली चलाई। इस गोलीबारी में 12 लोगों की मौत हुई है, जबकि 50 लोग घायल हुए। मीरपुर के साथ ही रावलकोट में प्रदर्शनकारियों को गोली मारी गई। यहां सस्ते आटे, बिजली समेत कुछ मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा था। प्रदर्शन में पीओके में होने वाले चुनाव में धांधली पर भी आवाज उठाई थी। हजारों की संख्या में पीओके के कोने कोने से आए प्रदर्शनकारी मौजूद थे। तभी आरोप है कि पाकिस्तानी सेना ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़े। भगदड़ मची, प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोली चलानी शुरू कर दी। जिस जगह पर प्रदर्शन हो रहा था वहां 19 लोगों की लाशें बिछ गईं, जबकि पाक सेना की इस गोलीबारी में दर्जनों लोग घायल हुए। प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले संगठन का आरोप है कि स्नाइपर्स ने गोली मारी है और ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने मरने वालों की लिस्ट जारी की है। रावलकोट के अलावा मीरपुर में भी पाकिस्तान सेना ने खुलेआम गोली चलाई है। इसमें 50 से ज्यादा लोग घायल होने की खबर है। जैक ने दावा किया है कि 5 जून से अब तक 70 लोगों को गोली मारी गई है और पाकिस्तानी सरकार ने विरोध दबाने के लिए इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया है। हालांकि इसके बाद भी कई इलाकों में प्रदर्शनकारी पाकिस्तान के खिलाफ डटे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ? ख्याल है ऑलरेडी कार्रवाइयाँ उनके खिलाफ हो भी रही हैं और होनी चाहिए भी। वो पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के खिलाफ जो है दुश्मनी का जिस तरह का वो इजहार कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो उनका कोई पाकिस्तान के साथ ताल्लुक है। जिस किस्म के अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं, कोई भी शख्स जिसको पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक हो, मोहब्बत हो, वो कश्मीरी हो या कोई भी किसी भी सूबे या किसी पाकिस्तान से के खित्ते का कोई शख्स हो, क्यों ना उसको पाकिस्तान दुश्मनों की सफ में जो है इंक्लूड किया। सोचिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये पाकिस्तानी नहीं है। तो आपको बताऊं कि पीओके में आखिर क्यों बवाल हो रहा है, क्यों गोलियां चल रही हैं, लोग क्यों सड़कों पर उतरे हैं। पीओके में प्रदर्शन के पीछे एक बड़ी वजह है चुनाव की धांधली। दावा है पीओके में वही पार्टी जीतती है जिसकी इस्लामाबाद में सरकार होती है, और इसके पीछे की असली वजह है 12 आरक्षित सीटें। ये 12 सीटें कुल 53 सीटों का हिस्सा है जो शरणार्थियों के लिए आरक्षित है। ये जो शरणार्थी हैं पीओके के बाहर लाहौर, कराची जैसे शहरों में रह रहे हैं, और दावा यह है कि इस चुनाव में वोटिंग भी पीओके के बाहर ही होती है। पंजाब और सिंध जैसे शहरों में पंजीकृत शरणार्थी मतदाता वोटिंग करते हैं। इसलिए जो पार्टी है जैक, उसका आरोप है कि ये सीटें कुछ परिवारों तक सीमित हो गई, जिन्हें पाक सरकार खुफिया एजेंसी दबाव बनाकर हासिल कर लेती है, और इसकी वजह से पीओके के लोगों की मांगे और आवाज कमजोर हो जाती है। पीओके की कुल 53 सीटों में 8 सीटें महिलाओं और उलेमाओं के लिए आरक्षित हैं, जिन पर पीओके के चुनाव में जीते हुए विधायक ही आपस में मतदान करते हैं। आरोप है कि इसी वजह से 8 सीटें भी पाक सरकार के समर्थन में रहती हैं। कुल मिलाकर पीओके की आम जनता 53 में से 33 सीटों पर वोट करती है, और इन 33 सीटों में फर्जीवाड़ा करके ज्यादातर पाक सरकार समर्थक जीतते हैं। कल पीओके में पहले चरण की 13 सीटों पर वोटिंग हुई और नवाज की पार्टी 9 जीत भी गई उसमें से, जबकि बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी के खाते में 4 सीटें आई। पीओके में इस चुनाव को लेकर भी बड़े स्तर पर धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं। 2 अगस्त को दूसरे चरण की वोटिंग होगी मुजफ्फराबाद की 9 सीटों पर। 10 अगस्त को तीसरे चरण में पुंछ डिवीजन में 11 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। भारत ने पीओके में होने वाले चुनाव को अवैध बताते हुए पूरी तरह खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने इसे
पीओके पर अवैध कब्जा छिपाने की कोशिश बताया है। सुनिए क्या कुछ कह रहा है विदेश मंत्रालय। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहाँ चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहाँ के लोगों का मानव अधिकार का हनन को छिपाने का प्रयास है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, वहाँ चल रहे विरोध पाकिस्तान में दशकों से चल रहे व्यवस्थित आर्थिक शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का नतीजा है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको एक अच्छी खबर बताते हैं कि कैसे देश में रईसों की संख्या बढ़ रही है। भारत में कैसे लोगों के पास पैसा ही पैसा आ रहा है। देश में 4 गुना बढ़ गए अरबपति। खुद इस बात की जानकारी लोकसभा में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दी। की ओर से आज के अनुपूरक कार्यसूची में उनके नाम के सामने सूचीबद्ध प्रत्येक अधिसूचनाओं की प्रतियां सदन के पटरी सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से आज के अनुपूरक कार्यसूची में उनके नाम के सामने सूचीबद्ध प्रत्येक अधिसूचनाओं की प्रतियां सदन के पटरी सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से आज के अनुपूरक कार्यसूची में बताऊं कि कैसे देश में पिछले 5 साल में अरबपतियों की संख्या 4 गुना बढ़ गई है। साल 2021-22 में भारत में कुल 142 अरबपति थे और 2025-26 में बढ़कर 150 से लगभग 576 तक पहुंच गई है संख्या। अब देश में 576 अरबपति। सरकार ने सालाना 100 करोड़ की आय दिखाने वालों की जानकारी दी है। ये पूरी जानकारी लोकसभा में पूछे गए एक सवाल पर दी गई। नीति आयोग के मुताबिक गरीबी का अनुपात 24.85% से 14.96% हो गया, यानी गरीबी कम हो गई है। यह आंकड़ा 2015-16 और 2019-21 के बीच का बताया गया। इस अवधि में लगभग 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। बेरोजगारी दर 2022 के 3.6% से घटकर 2025 में 3.1 हो गई। यह दावा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट में सामने आया है। तो यह अच्छी खबर है कि देश में लोग मेहनत से कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है। गरीबी रेखा से भी लोग ऊपर आ रहे हैं।